अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज हम लेक्चरशिप प्रिपरेशन के लिए चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले देखिए, हम पहले भी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कंपैरिजन देखते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। ठीक है, ज़रा देखिएगा कि जर्नल जो है, जो गैसियस स्टेट है, इट हैज़ डेफिनेट मास बट नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। जबकि लिक्विड स्टेट में क्या होती है, डेफिनेट मास होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है, लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती। जबकि सॉलिड स्टेट जो है, इसमें मास, वॉल्यूम और शेप तीनों क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। फोर्सेस की बात करें तो जो गैसियस स्टेट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्योंकि दूर दूर होते हैं तो उनमें जो वीक वॉटर वाल फोर्सेस पाई जाती हैं। लिक्विड स्टेट में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड की निस्बत वीकर हैं, ठीक है, जबकि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस जो होती हैं वो सॉलिड स्टेट में होती हैं। डेंसिटी की बात करें तो गैसेस की डेंसिटी जो है ये लोवेस्ट होती है और लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की निस्बत कम होती है और सॉलिड की डेंसिटीज़ ये हायर होती हैं। मोशन जो है, ठीक है, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो हैं ये रोटेटरी, वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। लिक्विड स्टेट में क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है इनकी वाइब्रेटरी और ट्रांसलेटरी मोशन होती है, जबकि सॉलिड स्टेट में ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन नहीं होती, बल्कि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जस्ट वाइब्रेशन करते हैं तो इनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। पैकिंग की बात करें तो गैसियस स्टेट में कोई प्रॉपर पैकिंग नहीं होती। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ऑर्डिनरी पैक नहीं होते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लेस क्लोजली पैकिंग होती है लिक्विड स्टेट में। जबकि मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऑर्डरली अरेंज भी होते हैं और क्लोजली पैक भी होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मैटर, वो तो डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, अट्रैक्शन पे, ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में क्या है कि मॉलिक्यूल क्लोज क्लोज होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक भी होते हैं और ऑर्डरली अरेंज भी होते हैं। लिक्विड स्टेट में जो है वो ऑर्डरली जो है अरेंज होते हैं, लेकिन क्लोजली पैक नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे हमने देखा कि लेस क्लोजली पैक्ड हैं लिक्विड स्टेट में, जबकि गैसियस स्टेट में ना ऑर्डरली अरेंज होते हैं, ना ही क्लोजली पैक होते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो गैसियस स्टेट में काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होती है, लिक्विड स्टेट में मॉडरेट होती है, जबकि सॉलिड स्टेट क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, उनकी रोटेटरी या ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती, तो काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगी। और लास्ट पे अगर हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करें तो गैसियस स्टेट में हाईएस्ट थर्मल एक्सपेंशन है, लिक्विड स्टेट में जो है वो सॉलिड की निस्बत हायर होती है, जबकि सॉलिड स्टेट में लीस्ट एक्सपेंशन होती है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन से क्या मुराद है कि जब आप उसको हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास जो है वो है कंप्रेशन, ठीक है। तो गैसियस स्टेट जो है दे आर हाईली कंप्रेस्ड, ठीक है। लिक्विड स्टेट में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड की निस्बत स्लाइटली हायर होती है और सॉलिड स्टेट में लीस्ट कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी क्या हैं, क्लोज हैं, तो उन्हें प्रेस करके, प्रेशर लगा के मज़ीद क्लोज या मज़ीद कंप्रेस नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है इंटरमिक्सिंग, ठीक है। तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो है वो स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग करते हैं। लिक्विड स्टेट में स्पॉन्टेनियस होती है लेकिन स्लो होती है, ठीक है, जिसे हम डिफ्यूजन भी कहते हैं। जबकि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो है वो इंटरमिक्सिंग नहीं करते। प्रेशर की बात करें तो गैसियस स्टेट में जो प्रेशर होता है वो मॉलिक्यूल्स जब वॉल के साथ टकराते हैं, वेसल की वॉल के साथ, तो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर, ठीक है, एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जबकि लिक्विड स्टेट में जो है प्रेशर जो है वो नेग्लिजिबल होता है, सॉलिड स्टेट में भी नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो मूव करते हुए वेसल की वॉल के साथ जब आके टकराएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर डेवलप होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रेशर कैलकुलेशन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर क्या है, ठीक है। प्रेशर ऑफ अ गैस इज डिफाइंड एज अ फोर्स exerted by the gas on a unit area of the walls of the vessel, ठीक है। बेसिकली प्रेशर क्या है, फोर्स है जो कि यूनिट एरिया पे अप्लाई हो रही होती है। और क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं, वेसल की वॉल के साथ जाकर टकराते हैं,
तो यूनिट एरिया में पड़ने वाली जो फोर्स है वो क्या कहलाती है, उसे प्रेशर क्या कहा जाता है। तो इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट प्रेशर इज़ आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि तमाम डायरेक्शंस में जो प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। इट इज़ द सेम इन ऑल द थ्री डायरेक्शंस। अब हम बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, उसे 1 atm से हम जाहिर करते हैं। ठीक है, 1 atm यानी सी लेवल पर जो एयर का प्रेशर होता है वो 1 atm के इक्वल है। ठीक है, तो ये ज़रा देखिएगा कि 1 atm हम पढ़ते हैं किसके इक्वल है, 760 mmHg के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं, ठीक है, उनका जो प्रेशर है जो कि मरकरी को कॉलम की कितनी हाइट तक पहुंचा दे, 760 तक पहुंचा दे। ये ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। ये हमारे पास मरकरी है इसमें और इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो ये कहाँ कॉलम पर क्या करेगा, राइज़ करेगा। किस वजह से, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। कितना राइज़ करेगा, वो 760 तक राइज़ करता है। ठीक है, एट सी लेवल। और अगर इंचज़ में बात करें तो 29.92 इंचज़ राइज़ करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि सतह समंदर पर जो हवा है उसका जो दबाव है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, जो कि 760 mmHg के इक्वल आता है। अच्छा, ये ज़रा देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं सी लेवल पे। इसकी क्या रीज़न है, तो बेसिकली सी लेवल पे जो गैसेस का प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, वो क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, आल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, तो गैसेस का प्रेशर कम होता है। तो सी लेवल पे क्योंकि कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, इस वजह से सी लेवल पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मेजर किया जाता है। और गैसियस स्टेट की एक करेक्टरिस्टिक है कि उसमें जब भी प्रेशर और टेम्परेचर जो है चेंज होगा तो उसमें वॉल्यूम चेंज आएगा। ठीक है, गैसेस का हमेशा वॉल्यूम चेंज होता है बाय चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब प्रेशर को मेजर करने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस हैं। ठीक है, एक का नाम है बैरोमीटर। अब बैरोमीटर जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो फिगर है ये किसकी है, ये बैरोमीटर की है। दूसरा जो है वो है हमारे पास मैनोमीटर। अब मैनोमीटर जो है इसको यूज़ किया जाता है फ्लूइड्स का प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी गैसेस का या लिक्विड्स का जो प्रेशर होता है उसको हम विद इन द लेबॉर्ट्री अगर मेजर करना चाहें तो क्या करेंगे, मैनोमीटर को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, अब मैनोमीटर की ज़रा डायग्राम देखिए कि इसकी डायग्राम कुछ इस तरह की है। अब यहाँ पे क्या होगी, गैस। ठीक है, अगर तो दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है तो फिर क्या होगा, फिर इस कॉलम में दोनों तरफ जो लेवल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ से क्या है, गैस आ रही है, तो क्या होगा, इस तरफ जो है लेवल नीचे हो जाएगा, दूसरी तरफ लेवल ऊपर चला जाएगा। तो ये जो लेवल्स का डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस इन लेवल्स, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइट, एच। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर था, ठीक है, जितने ज़्यादा गैस जो है उसका प्रेशर होगा, ये कॉलम जो है उतना हाइट पे जाएगा। तो गैसेस के प्रेशर फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, ज़रा देखिए। हमारे पास फार्मूला है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। एच जो है यहाँ पे क्या है, एच जो है वर्टिकल हाइट होगी, रो जो है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और जी जो है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब यहाँ ज़रा ऊपर आ जाएं कि प्रेशर हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स किसके इक्वल होती है, फोर्स होती है एम जी के इक्वल, और एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मैस किसके इक्वल होता है, डेंसिटी जो है ये इक्वल होती है मैस बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से मैस किसके इक्वल होगा, ये होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब हमने क्या लिखा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय। ठीक है, वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट।
ये ज़रा देखिएगा, V इज़ इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो बैरोमीटर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब क्या होगा कि ए कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, एच रो जी। ठीक है। अब क्योंकि हमने मैनोमीटर को यूज़ करते हुए क्या फाइंड किया, किसी भी गैस का प्रेशर, ठीक है, तो दरअसल जो है वो प्रेशर किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ठीक है, प्लस एच रो जी। तो ये फॉर्मूला है किसी भी गैस का प्रेशर जो है फाइंड करने के लिए। अब इस फॉर्मूला में हम ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्यों ला रहे हैं, ठीक है, तो दरअसल क्या है कि जब गैस का प्रेशर, ठीक है, गैस इस तरफ कॉलम पे पड़ेगी, ठीक है, उसका प्रेशर पड़ेगा, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है, एक तो इस कॉलम की हाइट को इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरा इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपोज भी कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइट इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है कि किसी भी गैस को का जो प्रेशर है मैनोमीटर के ज़रिए फाइंड करते हैं तो फार्मूला क्या है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास है गैस लॉज, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल गैस लॉज। गैस लॉ क्या है, द लॉ विच एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस, ठीक है, वो लॉज जो कि गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं उन्हें गैस लॉज कहा जाता है। और वेरिएबल्स जो हैं इसमें प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। द रिलेशनशिप विच कनेक्ट्स द फोर वेरिएबल्स इज नाउन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती है। आम तौर पे क्या होता है कि गैसेस जो हैं इन लॉज को फॉलो करती हैं एट लो प्रेशर, ठीक है, अगर प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो गैसेस क्या करेंगी, इन गैस लॉज से डेविएट करेंगी। और सबसे पहले हमारे पास है बॉयज़ लॉ, ठीक है, बॉयज़ लॉ जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब ये लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो गैस का वॉल्यूम होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जबकि यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, आर कांस्टेंट, ठीक है। अब ज़रा ये फिगर देखिएगा कि इसमें जो है, इसमें एक गैस है, उसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूवेबल है, तो ऊपर जो प्रेशर है वो है 5 kg मैस का। अब यही हमने क्या किया, बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो होगा क्या होगा, कम हो जाएगा। पिस्टन क्योंकि नीचे की तरफ मूव किया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम हो गया। अब इसी तरह ये रिलेशन क्या है, ये पी वी इज इक्वल टू के क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। हमेशा क्या होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस वजह से हम लिखते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यानी आप क्या करेंगे, आप प्रेशर चेंज करेंगे तो उससे वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये स्टेटमेंट कहलाती है बॉयज़ लॉ। अच्छा, बॉयज़ लॉ की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, स्टोरेज ऑफ गैसेस, स्कूबा डाइविंग और डीप वाटर डाइविंग में, जो मैकेनिक्स है ऑफ ह्यूमन ब्रीथिंग, इसके अलावा स्प्रे पेंट, वर्किंग ऑफ सिरिंज, इन सब में क्या है कि जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, गैस का डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये जो है ये इन सब में बॉयज़ लॉ अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रेशर है वो है 730 mm और जो वॉल्यूम है वो 380 ml है, ठीक है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो वॉल्यूम आपने बताना है एट 760 mm प्रेशर पे, ठीक है। अब हम नॉर्मली क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है V2 तो उसके लिए हम ये फार्मूला लिखते हैं P1 V1 डिवाइडेड बाय P2। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप ये न्यूमेरिकल जो है इसका आंसर का आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा कि अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को देखें तो हमारे पास जो है एक कर्व आती है, ठीक है, क्या आएगी, कर्व। इसको बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। अब इसको आइसोथर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ जो हमने ली हैं प्रेशर और वॉल्यूम की, ठीक है, वो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट, ठीक है।
तो इस वजह से ये जो है ये कर्व क्या कहलाती है, ये आइसोथर्म कर्व कहलाती है। अब क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा के ये वैल्यूज़ लें तो क्या होगा, ये आइसोथर्म जो होगी शिफ्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम बोथ एक्सिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने वैल्यू ली है T1 पे और ये हमारे पास जो है कर्व आई है T2 पे, तो T2 ग्रेटर है T1 से। ठीक है, T1 से। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं और फिर प्रेशर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, तो हमारे पास जो आइसोथर्म कर्व आती है वो अवे आती है फ्रॉम बोथ एक्सिस। ठीक है, इसी तरह सेकंड ग्राफ देखेंगे, प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ज़रा ये देखिएगा, प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, वॉल्यूम के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन 1/v से डायरेक्ट रिलेशन है। इस वजह से प्रेशर और 1/v के दरमियान ग्राफ जो आता है वो स्ट्रेट लाइन आती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है, अगर हम वॉल्यूम और 1/p इन्वर्स ऑफ प्रेशर के दरमियान रिलेशन देखें तो ये भी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ पे p लिखा हुआ है, यहाँ पे v आएगा। अच्छा, नीचे ज़रा देखिए कि यहाँ पे अगर हम log p और log v के दरमियान ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि इन्वर्स रिलेशन को शो करेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है और ये इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और लास्ट पे है हमारे पास प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस वजह से आप प्रेशर बढ़ाएंगे पीवी रिमेंस कांस्टेंट। तो ये 5 ग्राफ हैं। ठीक है, इन्हें हम आइसोथर्म्स कहते हैं क्योंकि ये सेम टेम्परेचर पे ली गई वैल्यूज़ से ग्राफ बनाया गया है। ठीक है, तो आइसोथर्म का मतलब होता है सेम टेम्परेचर। सेकंड लॉ हमारे पास है चार्ल्स लॉ। ठीक है, अब चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम जो है गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है गैस का वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, अब ज़रा यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टेम्परेचर 200 केल्विन है, वॉल्यूम कितना है 0.5 लीटर। जैसे ही क्या किया, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ किया, कैसे करेंगे, हीट करके, तो वॉल्यूम भी है गैस का क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब दोनों केसेस में जो प्रेशर था वो क्या था, कांस्टेंट था। तो मैथमेटिकली लिखेंगे तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर हम प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा KT। ठीक है, और K जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर का की जो रेशो है, ठीक है, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2। यानी टेम्परेचर हमने चेंज किया उससे वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम और टेम्परेचर की जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब चार्ल्स लॉ की ज़रा एप्लीकेशन देखिए कि ओवर फिलिंग ऑफ ट्यूब कैन स्वेल अप इन द सन एंड बस्ट। ठीक है, अगर ट्यूब को ज़्यादा फिल कर लिया जाए तो क्या होगा, गर्मी में या जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा तो टायर जो है या ट्यूब बर्स्ट कर जाएगी। इसी तरह हॉट एयर बैलून्स जो हैं और जो टर्की थर्मामीटर है, कार इंजन्स, तो इन सब में जो है वो चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे ज़रा ग्राफ देखें। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे वैल्यूज़ लेके ग्राफ बनाएं तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, इसी तरह वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर का क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। ठीक है, log v और log t जो है इनके दरमियान अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन v और t क्या रहेगा, कांस्टेंट। इस वजह से हमारे पास क्या आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। अब यहाँ पे हमारे पास चार्ल्स लॉ की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। ये ज़रा देखिएगा, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ ये क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस चेंजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री C फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अब ये क्या है, कहता है कि जो वॉल्यूम है गैस का, ठीक है,
वो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या 1 डिग्री टेम्परेचर कम करने से उसमें कितना चेंज आएगा, ठीक है। उसमें 0 डिग्री पे जितना वॉल्यूम था उस वॉल्यूम का 1/273 इंक्रीज़ होगा अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और उतना ही डिक्रीज़ होगा अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से कितना वॉल्यूम चेंज होता है, 0 डिग्री पे जितना वॉल्यूम था उसका 1/273 पार्ट चेंज होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 0 डिग्री पर, ठीक है, जो वॉल्यूम है वो कितना है, 546, ठीक है। 0 डिग्री पर हमारे पास वॉल्यूम क्या था, 546 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं, हम 1 डिग्री जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, ठीक है। 0 डिग्री पे जितना वॉल्यूम था इसका 1/273 निकाल लें, तो आप क्या करेंगे, 1/273 इंटू 546, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से कितना होगा वॉल्यूम इंक्रीज, 2 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी तरह अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो इतना ही टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसलिए जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है वो यही कहती है कि हर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने से कितना वॉल्यूम चेंज होता है, 0 डिग्री पे जितना वॉल्यूम था उसका 1/2। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है गैस लुज़ाक्स लॉ, ठीक है। ये क्या कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, जो प्रेशर है गिवन मास ऑफ अ गैस का वो डायरेक्टली वेरी करेगा टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर आप गैस के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, P इक्वल्स टू KT और P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो प्रेशर और वो टेम्परेचर की जो रेशो है ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया किसका, गैस लुज़ाक लॉ का। अब यही अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, log P माइनस log T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे ज़रा ग्राफ देखिएगा, ठीक है। अगर आप टेम्प वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और प्रेशर और इन्वर्स ऑफ टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो क्या है, वो इन्वर्स है, ठीक है। इसी तरह टेम्परेचर और इन्वर्स ऑफ प्रेशर का वॉल्यूम क्या है, ये भी इन्वर्स होगा। अगर हम log P और log T के दरमियान रिलेशन देखें तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी। और इसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन P/T जो है ये कांस्टेंट रहता है, तो इस वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से P/T जो है वो सेम रहेगा। और नेक्स्ट हमारे पास है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन जो है ये ड्राइव की गई है बाय कंबाइनिंग बॉयस लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। जरा ये देखिएगा, द गैस विच ओबेज द इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी क्या है, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। एट एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर रेंज स्ट्रिक्टली इज नाउन एज आइडियल गैस। यानी वो गैस जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पे इस इक्वेशन को फॉलो करेगी, ओबे करेगी, वो गैस कौन सी होगी, वो आइडियल गैस कहलाएगी, ठीक है, आइडियल गैस। और जो कि नॉन आइडियल गैसेज होती हैं तो वो क्या करेंगी, वो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगी। अब चार्ल्स लॉ क्या था, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अगर हम क्या करें, इन दोनों को कंबाइन करें, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास आता है P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ज़रा देखिएगा, जो बॉयज़ लॉ था वो क्या था, V प्रोपोर्शनल टू 1/P, और यहाँ पे था चार्ल्स लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो यह आ जाएगा V प्रोपोर्शनल टू T/P, ठीक है। अब इसको जब हम क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शनल लेके इसको ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वी P/V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस तरह हमेशा P/V/T जो है ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो है कांस्टेंट है तो वो हमारे पास क्या है, वो है R, ठीक है। क्या है, R, यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट। अगर हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये तो एक मोल के लिए होगा। अगर n नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो हमारे पास आएगा P/V/T इज इक्वल टू NR,
अब इसी तरह टी को उधर लेके जाएं तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन, या जिसे जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, या जिसे आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, या जनरल गैस कांस्टेंट, ठीक है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अगर आप क्या करेंगे, आप यूनिट्स चेंज करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के, तो आपके पास आर की डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। अब एक वैल्यू है 0.0821, अगर आप प्रेशर को एटीएम में और वॉल्यूम को लीटर्स में लें या डेसीमीटर क्यूब में लें, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 0.0821। इसी तरह दूसरी वैल्यू बनती है 8.314 10⁻7 अर्जेस पर मोल पर केल्विन। और अगर हम क्या करें जाउल में, यानी जो है एसआई यूनिट्स में, हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 8.314 जाउल पर मोल पर केल्विन। और इसी तरह जो है कैलोरीज में हम देखें तो ये वैल्यू आती है 1.99 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो ये चारों वैल्यूज़ जो हैं ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके साथ डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो किसी भी यूनिट में वैल्यू जो है वो पेपर में आ सकती है। ठीक है, जिस तरह हमने पहले देखा कि पी वी ओवर टी जो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, तो इस वजह से अगर हमारे पास दो डिफरेंट कंडीशन हो तो क्या होगा, पी वन वी वन ओवर टी वन इक्वल होगा पी टू वी टू ओवर टी टू के। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस इज वन विच ओबेज द गैस लॉज अंडर विच कंडीशन। ठीक है, तो आइडियल गैस वो होती है जो गैस लॉज को ओबे करे एट ऑल वैल्यूज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे देखिए कि आमतौर पे जो गैसेस हैं, ठीक है, वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नेग्लिजिबल होंगी, इस वजह से वो आइडियल बिहेवियर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो चार्ल्स लॉ है, ठीक है, चार्ल्स लॉ वो केल्विन स्केल में जो है वो एप्लीकेबल है। अगर आप डिग्री सेल्सियस में वैल्यूज़ लेंगे तो हमारे पास V1/T1 इक्वल टू V2/T2 नहीं आएगा। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आपने टेम्परेचर जो है वो केल्विन स्केल में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि ज़ीरो डिग्री पर जो आर टी की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है 0.0821 मल्टीप्लाई 273, यानी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया है, और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 22.4 लीटर। ठीक है, इसी तरह जो 27 डिग्री है, इस पर आर टी की वैल्यू क्या होगी, 0.0821 मल्टीप्लाई 300, तो यहाँ भी केल्विन में कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आता है 24.6 लीटर। अब नेक्स्ट जो है कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, जैसे कि वॉल्यूम जो है, एक मोल जो है गैस का, एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स। ठीक हो गया। 0 डिग्री टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन के इक्वल है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये 760 ऑफ एच जी के इक्वल है। ठीक है, इन कंडीशंस को कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, स्टैंड एस टी पी, यानी एस टी पी वैल्यूज जो हैं, एस टी पी में जो प्रेशर होता है वो 1 एटीएम होता है, और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री यानी 273 केल्विन। जबकि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 एटीएम, जबकि टेम्परेचर जो है वो होता है 25 डिग्री। ठीक है, और 298.15 केल्विन। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिलेक्ट वन करेक्ट स्टेटमेंट इन द गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। एन इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। वी डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ द गैस, वन मोल का नहीं बल्कि गैस सारी का वॉल्यूम है। एन मोल्स ऑफ द गैस हैव अ वॉल्यूम वी। ठीक है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। जब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है तो वी है प्रोपोर्शनल टू एन। बेसिकली एन जो है मोल्स ऑफ गैस, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वी होगा। तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। इसी तरह ये जो पी ऑफ द इज द प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन ओनली वन मोल ऑफ गैस इज प्रेजेंट, तो प्रेशर जो है ये भी सारे पूरी गैस का प्रेशर होगा, तो इसमें थर्ड ही करेक्ट है।
नेक्स्ट ज़रा देखिए एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को दूसरी तरफ ले आएंगे तो एन ओवर वी आ जाएगा, यानी कि मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को हम कंसंट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी, ठीक है। सी किसके इक्वल होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, मैस ओवर मोलर मैस इंटू आर टी। इसी तरह हम यहाँ पे रिप्लेस करें, मोलर मैस को दूसरी तरफ ले जाएं और वॉल्यूम को नीचे ले आएँ, ठीक है, इंटू आर टी। तो मैस व वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है डेंसिटी के। तो मैस, अब यहाँ से अगर हम डेंसिटी फाइंड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। डेंसिटी किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी पी एम ओवर आर टी के, ठीक है। अब डेंसिटी जो है ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलर मैस की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि टेम्परेचर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेशर है तो 1 एटीएम इक्वल होता है 1.0132 10⁵ पास्कल, ठीक है। या इसे हम ये भी लिख सकते हैं 101,325 पास्कल। इसी तरह 760 mmHg और ये इक्वल होता है 760 टॉर्क के, और बार में 1.013 बार के इक्वल होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम की बात करें तो 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, और ये 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल होता है, ठीक है। और ये 1000 ml के इक्वल होता है और 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। इसी तरह हम टेम्परेचर की बात करें तो अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में फाइंड करना है तो हम 273.15 ऐड करेंगे, और इसी तरह हमें अगर केल्विन में दिया हुआ है तो 273.15 माइनस करेंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ है ये है एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि डिफरेंट गैसेस जो हैं अगर उनका वॉल्यूम सेम है तो उनमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। या इसके स्टेट ज़रा देखिए कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पोजेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है गैस का वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास गैस का नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 है, इसका वॉल्यूम क्या है 22.4 लीटर एट 1 एटीएम, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट। अब हमने क्या किया, हमने डबल कर लिए नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या होगा, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ये रिलेशन जो है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एवोगैड्रोस लॉ। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री एंड 1 बार प्रेशर विल बी। अब यहाँ पे हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हमारे पास पीछे एक रिलेशन मैंने पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू एम ओवर कैपिटल एम एम इंटू आर टी। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम ये लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू एम आर टी ओवर पी एम। मैथ कितना है 1.8, आर की वैल्यू लगा दें, यहाँ पे आर की वैल्यू लगाएंगे 0.0821, टेम्परेचर दिया हुआ है 374 डिग्री दिया हुआ है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करके लगाएं, ठीक है। 273 जो है इसमें ऐड कर दें। प्रेशर जो है 1 बार, तो 1 बार अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटीएम, ठीक है। और जो मोलर मैस है वाटर का वो कितना है 18 है। तो ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यू लॉ है, एमागेट्स लॉ। ये क्या कहता है कि जो फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं तो उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो उन तमाम गैसेस के पार्शियल वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा, ठीक है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गैसेस हैं, उसका मिक्सचर है, तो उनका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, उनके इंडिविजुअल जो वॉल्यूम्स हैं उनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल एक एक्सप्रेशन है ऑफ वॉल्यूम एज एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ठीक है। इसको एमएलई एमागेट के नेम पे ये लॉ जो है उसका नाम रखा गया है। और ये जो लॉ है एमागेट्स और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये दोनों गैस मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास चारों लॉज की समरी है, ठीक है। बॉयज़ लॉ क्या था कि इसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन को स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। जबकि चार्ल्स लॉ में क्या है, इसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर को स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं अगर इंक्रीज़ होंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और गैस लुसाक लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान क्या करें, ग्राफ बनाए तो हमारे पास क्या आता है, कर्व आती है। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान स्ट्रेट लाइन आती है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान भी स्ट्रेट लाइन आती है, और टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान भी स्ट्रेट लाइन आती है। नेक्स्ट हमारे पास है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि अगर हमारे पास मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, ठीक है, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, तो जो टोटल प्रेशर होगा एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है चार मुख्तलिफ गैसेस हैं, ठीक है, उनका टोटल प्रेशर कितना होगा मिक्सचर का, वो तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास मिक्सचर में दो गैसेस हैं ए और बी। ए के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, ठीक है, वो इक्वेशन होगी पी ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, ठीक है। गैस बी के लिए इक्वेशन क्या होगी, वो होगी पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देखिएगा पी फिर किसके इक्वल होगा, वो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एन ए आर टी ओवर वी प्लस एन बी आर टी ओवर वी। अब यहाँ पे आर टी ओवर वी तो कॉमन है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी ओवर वी। अब एन ए एन प्लस एन बी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये, तो हमारे पास रिलेशन क्या आएगा, द टोटल प्रेशर जो है exerted by a mixture of gases is directly proportional to the number of moles of all the gases। अब इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या होता है, उसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मिक्सचर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो उसका हमने टोटल प्रेशर फाइंड कर लिया है, ठीक है। और टोटल प्रेशर को अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल गैस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस गैस के लिए पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम गैस बी के लिए फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स बी मल्टीप्लाई पी। तो इसका मतलब है किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसकी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मिक्सचर में जिस गैस के ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसका प्रेशर भी फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे ज़रा डेफिनेशन में देखें, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेस, इंडिविजुअल गैस। अब यहाँ पे हमारे पास डाल्टन्स लॉ की कुछ एप्लीकेशंस हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लेबॉर्ट्री में जब भी कोई गैस प्रिपेयर होती है या कलेक्ट की जाती है तो वो ओवर वाटर कलेक्ट की जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि उस गैस के साथ वाटर वेपर्स भी शामिल होते हैं। देखिएगा ऑब्जर्व्ड प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस प्लस एक्वस टेंशन, और अगर हम ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे हमारे पास ड्राई गैस का जो प्रेशर है वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या है कि जैसे जैसे आल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, आल्टीट्यूड ऊपर की तरफ, ठीक है, तो जो पायलट्स हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन कैरी करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि आल्टीट्यूड की ऊपर जाते वक्त गैसेस का प्रेशर या एयर प्रेशर वो कम होता है, तो सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में क्या होगी, दुश्वारी होगी, तो इस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है रेस्पायरेशन, तो इसमें भी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली क्या है कि जब भी हम रेस्पायरेशन का अमल करते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल होती है
और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होती है। ठीक है, उसमें रीज़न क्या है कि जो ऑक्सीजन है उसका एयर में प्रेशर ज़्यादा है। एयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, वो है 159 टॉर। ठीक है, जबकि लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, वो है 116 टॉर। तो क्या होगा, जब भी हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में जाएगी। ठीक है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो लंग्स में ज़्यादा है और एयर में कम है। तो फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर आती है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, गैसेस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। तो क्योंकि ऑक्सीजन का एयर में प्रेशर ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लंग्स में प्रेशर ज़्यादा है, तो रेस्पायरेशन के दौरान जो है ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। इसी तरह जो है, जो सी डाइवर्स होते हैं, जो डेप्थ में जाते हैं, ठीक है, तो अपने साथ क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ नोबल गैसेस जो हैं, ठीक है, इनर्ट गैस जो है हीलियम, उसको मिक्स करके ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन का प्रेशर जो है इसको एडजस्ट किया जा सके। एक्चुअली है होता क्या है कि हर 100 फीट डेप्थ में 3 एटीएम प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है हर 100 फीट डेप्थ में जाने पर। तो नॉर्मल एयर को क्या इनहेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जो इनर्ट गैस है इसको मिक्स किया जाता है ताकि ऑक्सीजन के जो प्रेशर है इसको एडजस्ट किया जा सके और डेप्थ में जो है हम सांस ले सकें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन। अब ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो रेट ऑफ डिफिजन है गैसेस का, वो उनकी डेंसिटीज़ के अंडर रूट या स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, द रेट ऑफ डिफिजन ऑफ गैसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटीज़। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास क्या हों, दो मुख्तलिफ गैसेज हों, तो उनके जो रेट ऑफ डिफिजन की रेशो है वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी D2/D1 होल अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पे D जो है ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, R जो है ये रेट ऑफ डिफिजन है। ठीक है, तो ग्राम्स लॉ बेसिकली क्या है, ये गैसेस के रेट ऑफ डिफिजन के बारे में बताता है। अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि डिफिजन होती क्या है। डिफिजन से मुराद है कि जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है, और इंटरमिक्स होने के नतीजे में वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं डिफिजन, द इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये अमल क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिफिजन। इसकी ज़रा एग्जांपल ले लें कि हम रूम में स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर में क्या होता है, वो जो खुशबू है पूरे कमरे में बराबर फैल जाती है। ठीक है, वो क्यों होता है, क्योंकि इंटरमिक्सिंग होने के बाद क्या थ्रू आउट जो है मॉलिक्यूल्स जो स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये अमल क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिफिजन। इसी तरह ग्राम्स लॉ की, ठीक है, कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डेंसिटी के साथ देखा है रिलेशन रेट ऑफ डिफिजन का। अब डेंसिटी जो है वो क्या है, मोलर मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोलर मैस के डायरेक्टली यानी मोलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से हम लिख सकते हैं R1/R2 इक्वल्स टू M2/M1 होल अंडर रूट। तो ये भी हमारे पास एक रिलेशन है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन का। ठीक है, कि रेट ऑफ डिफिजन ऑफ गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर वेट ऑफ गैस, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मैस। ठीक हो गया। इसी तरह जो रेट ऑफ डिफिजन है, ठीक है, वो वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, यानी कि टाइम के हिसाब से गैस का कितना वॉल्यूम डिफ्यूज़ होता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ डिफिजन कहेंगे। तो हमारे पास ये थर्ड रिलेशन बनता है। ठीक है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड क्या होगा, वॉल्यूम ओवर टाइम। अब अगर दो डिफरेंट गैसेस के लिए जो उनका वॉल्यूम डिफ्यूज़ हो रहा है वो सेम है, ठीक है, तो हमारे पास एक और मॉडिफाइड फॉर्म बनती है, वो क्या है, T2/T1 इज इक्वल टू M2/M1 होल अंडर रूट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइम जो है, ठीक है, और मोलर मैस उनका डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना ज़्यादा गैस का मैस होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उससे डिफ्यूज़ होने में। ठीक है, और इसी तरह वॉल्यूम के साथ अगर टाइम जो है वो सेम है तो फिर इक्वेशन क्या होगी, फिर वो होगी V1/V2 इक्वल्स टू M2/M1 होल अंडर रूट। ठीक है, गैस का जितना ज़्यादा मैस होगा उतना कम वॉल्यूम डिफ्यूज़ होगा गिवन टाइम में। ठीक है,
आप इसको इस तरह समझ लें कि दो गैसेज हैं, जिस एक का मास स्मॉल है, ठीक है, और दूसरी हैवी गैस है। तो हैवी गैस जो है वो क्या करेगी, वो कम डिफ्यूज़ करेगी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा, जबकि स्मॉलर गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, हाई होगा। तो ये हमारे पास एक और रिलेशन आया। इसी तरह अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो फिर क्या है, फिर एक और रिलेशन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ प्रोपोर्शनल टू, हम लिखते हैं ना 1/√, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्रेशर हो तो प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक और रिलेशन आता है। और इसी तरह हमारे पास क्या है, दो डिफरेंट रेट्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी तरह गैस का मोलर मास जितना ज़्यादा होगा उतने कम नंबर ऑफ मोल्स उसके डिफ्यूज़ होंगे, ठीक है, क्योंकि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो है। इस वजह से ये हमारे पास एक और रिलेशन। अब इस सारी डिस्कशन में क्या है कि हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी किया है, ठीक है। इसको आपने सिंपल जो है कॉमन बात वही माइंड में रखनी है कि अगर गैस जो है वो उसका मास ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, और अगर जो है लाइटर गैस है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसी तरह फिर हमने रिलेट किया इसको डेंसिटी के साथ, मोलर मास के साथ, ठीक है, प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। तो ये सारे रिलेशन जो है वहीं से ड्राइव किए हुए हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, देन फाइंड एज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस विच हैज़ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब ज़रा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, रेट ऑफ डिफ्यूजन बता दिया, और मॉलिक्यूलर वेट का पूछा है कि उस गैस का क्या होगा जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 1/4 है। तो हम रिलेशन क्या यूज़ करेंगे, R1/R2 इक्वल्स टू M2/M1 होल अंडर रूट। तो यहाँ पे R1 जो है वो हाइड्रोजन के लिए कितना है, 1 है, और R2 जो है वो कितना है, वो है 1/4। तो सिंपल हमने वैल्यूज़ जो हैं वो R1 और R2 की वैल्यू क्या करनी है, हमने यहाँ पे पुट करनी है। हाइड्रोजन का मोलर मास तो हमें पता होता है कितना है, 2 है, तो यहाँ से हम ईज़िली M2 फाइंड कर सकते हैं, और कितना आता है, ये आता है 32। इस तरह जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, या क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में, तो वो सारे करेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल टाइप बाज़ दफ़ा क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो अगर तो उनको सॉल्व किया होगा, ठीक है, तो फिर ही उनको पेपर में अटैम्प्ट करना ईजी रहेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सबसे पहले हम मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस देखते हैं साइंटिस्ट की, जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के हवाले से हैं। डैनियल बर्नौली ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पेश की 1738 में। उसके बाद R.J. क्लॉजेस जो है, इसने 1857 में काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की, PV इज़ इक्वल टू 1/3 MnC²। ये इक्वेशन काइनेटिक इक्वेशन कहलाती है। और साथ ही साथ इसने काइनेटिक इक्वेशन से गैस लॉज को डिड्यूस भी किया। उसके बाद जेम्स मैक्सवेल, इसने 1859 में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को एक्सटेंड किया, इसे एलेबोरेट किया, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ पेश किया। उसके बाद बोल्ट्जमैन ने 1870 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज अमंग गैस मॉलिक्यूल्स पे स्टडी की। और लास्ट पे वॉन्डर वाल है, तो वॉन्डर वाल ने जनरल गैस इक्वेशन की मॉडिफाइड फॉर्म जो है, जो कि रियल गैसेस पे अप्लाई होती है, अपनी इक्वेशन पेश की। इसे कहते हैं वॉन्डर वाल इक्वेशन। वॉन्डर वाल इक्वेशन क्या है, P+AN² / V/NB इज़ इक्वल टू NRT। जो PV=NRT इक्वेशन है, ठीक है, वो आइडियल गैसेस है, रियल गैसेस उससे डेविएट करती हैं। तो वॉन्डर वाल ने क्या किया, उस इक्वेशन को मॉडिफाई किया और अपनी इक्वेशन दी, जिसे वॉन्डर वाल इक्वेशन कहा जाता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ज़रा वो देखें कि गैसेस जो हैं वो टीनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, और वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में रहते हैं, ठीक है। रैंडम मूवमेंट ऑफ गैशियस मॉलिक्यूल गैसेस एग्जिबिट किस वजह से होती है, ठीक है, द फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन की वजह से। अच्छा, उसके बाद है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन को इफेक्ट नहीं करती। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज़ नो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक है।
उसके बाद क्या है कि एक्चुअल वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल होता है एज़ कम्पेयर टू द वॉल्यूम विच दे ऑक्यूपाई। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो वेसल का है जिसमें वो ऑक्यूपाई हैं उस वॉल्यूम की निस्बत गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम अपना वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ज़रा देखें, अब गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन उनके एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए तो वो नेग्लिजिबल होगा इस वॉल्यूम की निस्बत। कि गैस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, वेसल की वॉल के साथ टकराते हैं, तो ये जो सारी कुलैयन है ये क्या होती है, इलास्टिक होती है। क्या होती है, इलास्टिक कुलैयन। इसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है गैस मॉलिक्यूल्स की। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे हैं, ठीक है, इसी तरह रैंडमली मूव करते हुए वेसल की वॉल के साथ भी टकराते हैं, क्योंकि लेकिन ये जो कुलैयन है ये क्या है, इलास्टिक कुलैयन है। ओवरऑल जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। जो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। और गैसेस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ही लो होती है। ठीक है, गैसेस हैव लो डेंसिटीज। और गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, इनको एक्सपेंड किया जा सकता है बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जो प्रॉपर्टीज़ हैं गैसेस की जिनको मैयर किया जा सकता है, इसमें वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और मैसेज वगैरह शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गैस है, जनरल गैस इक्वेशन वो क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से एन को हम रिप्लेस कर सकते हैं मैस बाय मोलर मैस। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको कहा जाता है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एम एन यू स्केयर, या सम टाइम लिखा जाता है सी बार स्केयर। ठीक है, ये जो सी बार स्केयर है, ये यू स्केयर, ये क्या है, ये रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 1/3 एम एन सी बार स्केयर। अगर गैस का एक मोल हो तो एन यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो ये जो है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर हम ए गैस के एक मॉलिक्यूल के मैस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोलर मैस आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे रिलेशन भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल एम सी बार स्केयर। यहाँ पे कैपिटल एम आएगा। अब क्योंकि पी वी इक्वल होता है एन आर टी के और हमारे पास गैस का एक मोल है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब है पी वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर टी। तो हम ज़रा देखिएगा, 1/3 कैपिटल एम सी बार स्केयर या यू स्केयर आप लिखें इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से सी बार स्केयर आप फाइंड कर सकते हैं, क्या आएगा, ये आएगा 3RT डिवाइडेड बाय एम होल अंडर रूट। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ये रूट मीन स्केयर वेलोसिटी फाइंड करने का। और अगर हम इसी को मॉडिफाई करके लिखते तो हमने क्या लिखना था, हमने यहाँ पे लिखना था सी बार स्केयर इज इक्वल टू 3PV/m। ठीक है, होल अंडर रूट। अब 3PM अगर मैं क्या करूँ, इस वॉल्यूम को नीचे ले आऊँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन इस तरह बन जाएगा। अब ये जो है मैस बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो हमारे पास एक और रिलेशन बन जाता है, वो है 3P/d होल अंडर रूट, और ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का दूसरा रिलेशन है। अब आपने यहाँ से क्या याद करना है, जस्ट ये तीन इक्वेशन याद करनी है। काइनेटिक इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर, और रूट मीन स्केयर वेलोसिटी किसके इक्वल है, 3RT/m। और दूसरा रिलेशन क्या हमने पढ़ा है, वो हमने पढ़ा है 3P/d होल अंडर रूट। तो ये तीन रिलेशन जस्ट आपने याद करने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एवरेज मोलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड N2 एट सेम टेम्परेचर इज़। ठीक है, कि दोनों की इक्वल होगी या जो कार्बन मोनोऑक्साइड की ज़्यादा होगी नाइट्रोजन से, या नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी। फोर्थ ऑप्शन है कांट से एनीथिंग, बोथ वॉल्यूम्स आर नॉट गिवन। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। क्योंकि दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की। हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन है वो है पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्केयर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है,
तो क्या होगा कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी फॉर 1 मोल ऑफ गैस वो आएगी 3/2 RT, 3/2 RT। ठीक है, ये है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हो तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसके लिए लिखेंगे 3/2 NRT। ठीक है, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3/2 RT को हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोज नंबर से। किससे करेंगे, एवोगैड्रोज नंबर से। अब ये आइडियल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रोज नंबर, ये एक रेशो बनती है R/Na इक्वल्स टू के। के क्या है, ये कांस्टेंट है, इसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻16 अर्जिस पर केल्विन पर मॉलिक्यूल। तो ये बोल्ट्जमैन की भी क्या करनी है, इसकी भी वैल्यू याद कर लेनी है। तो इस तरह क्या होगा, ठीक है, हमारे पास 1 मॉलिक्यूल के लिए जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3/2 × के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी को फाइंड करने का फॉर 1 मोल एंड फॉर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ फार्मूलाज हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात कर चुके हैं। फार्मूला क्या होता है, 3RT/m होल अंडर रूट। इसी तरह एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वो क्या है, वो है 8RT/πm होल अंडर रूट, 8RT/πm होल अंडर रूट। और इसी तरह जो है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो है 2RT/m होल अंडर रूट। तो ये तीनों फार्मूला जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का फार्मूलाज, ये तीनों याद करने ज़रूरी हैं। अब इन तीनों में अगर रेशो फाइंड की जाए तो ये रेशो क्या आती है, वो आती है 1.73:1.59:1.414। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के दरमियान ये रेशो है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद होती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब इनमें अगर हम ओवरऑल अगर कंसीडर करें, रेशो वाइज देखें, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये इसकी वैल्यू होगी 1.224, रेशो 1.128, रेशो 1। यानी जो सबसे कम है इसके कंपैरिजन में जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी होगी, 1.128, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, 1.224। तो ये रेशो भी बाज़ दफ़ा इस तरह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज फ्रॉम 27 डिग्री टू 927 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द रूट मीन्स स्पीड ऑफ द गैस रिमेन सेम, गेट्स 927/27 होल अंडर रूट टाइम्स, या गेट्स हाफ या फिर गेट्स डबल। अब ज़रा यहाँ पे देखिएगा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, 3RT/m। तो यहाँ पे जस्ट टी चेंज होगा, बाकी फैक्टर्स तो कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब T1 जो है वो क्या है, वो 27 डिग्री, इसका मतलब है 300 केल्विन। इसमें 273 ऐड कर दें। T2 हमारे पास क्या है, T2 हमारे पास है 927, इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1200 केल्विन। तो जब हम रेशियो लेंगे दोनों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की एट 27 डिग्री और 927 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो फिर हमारे पास ज़रा देखिएगा यहाँ पे ये रेशियो जो है ये इस तरह आएगी, क्योंकि 3R/m वाला जो फैक्टर है वो क्या होगा, वो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कॉमन है तो डिवाइड भी उसी फैक्टर से होगा, तो दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे। अब ज़रा इसका आप आंसर निकालें तो क्या है कि ये जो 1200 है इसको हम लिख सकते हैं 4 × 300। तो ये 300 से कैंसिल हो गया, 4 अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये उस तरफ जाएगा तो इसका मतलब है कि जो हायर टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो लोअर टेम्परेचर की निस्बत डबल है। ठीक है, सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है गेट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़।
ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स की इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी या स्पीड होती है ना, वो कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं, और रैंडमली मूव करने के नतीजे में कोलिजन्स होती हैं। मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, वेसल की वॉल के साथ भी टकराते हैं, तो उनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है। लेकिन क्या है कि जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर स्पीड की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। अगर फिक्स टेम्परेचर होगा तो मॉलिक्यूल की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ या स्पीड्स, वो क्या रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। तो यही जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, ये कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने ये लॉ पेश किया था। ठीक है। अभी ज़रा ये देखिएगा कि मॉलिक्यूल्स जो हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, वो ग्रुप की फॉर्म में मूव करते हैं। ठीक है। कोई ख़ास ग्रुप होता है जिसकी वेलोसिटी कम होती है, कुछ की वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो क्या रहती है, वो सेम रहती है जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी एक फ़िक्स टेम्परेचर पे मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगी, वो तकरीबन जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वो सेम रहती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ क्या होंगी, चेंज होगी। ज़रा यहाँ पे देखिएगा, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेरी लो एंड वेरी हाई वेलोसिटी इज़ वेरी स्मॉल। यानी मॉलिक्यूल की वो फ्रैक्शन जिसकी स्पीड बहुत लो है, या वो फ्रैक्शन जिसकी स्पीड बहुत हाई है, तो वो फ्रैक्शन जो होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड इंक्रीज़ होती है, एक ख़ास पॉइंट तक जाके, पीक तक जाके, फिर उनकी वेलोसिटीज़ क्या होने लगती हैं, कम होने लगती हैं। ये ज़रा ग्राफ देखिए, ये मॉलिक्यूलर स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। इसमें ज़्यादातर जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स की, उनकी जो वेलोसिटी है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। ठीक है। यहाँ डेफिनेशन देखिए, गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है, ठीक है, उससे क्या कहा जाता है, उससे कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है। और ये जो है, ये ग्राफ में क्या होगा, पीक पर जो वेलोसिटी शो होगी वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिए कि एट द सेम टेम्परेचर पे लाइटर गैसेस जो हैं वो फास्टर मूव करती हैं एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन है नाइट्रोजन और क्लोरीन का। नाइट्रोजन जो है लाइटर गैस है। ठीक है। अब ज़रा देखें कि सेम क्या होगा कि मॉलिक्यूलर स्पीड की बात करें तो नाइट्रोजन जो है, इसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है। ये ग्राफ में आगे शिफ्ट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये लाइटर गैस है, तो लाइटर गैस जो है ये फास्टर मूव करती हैं एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस। यहाँ ज़रा टेम्परेचर का इफेक्ट देखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्पीड जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ होती है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़। ठीक है। यानी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है टेम्परेचर के बढ़ाने से, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट टेम्परेचर है, T1, T2 और T3। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो कर्व जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगी, मॉलिक्यूलर स्पीड इंक्रीज़ होगी, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसी तरह यहाँ पे लो टेम्परेचर पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा थी, उसके बाद हाई टेम्परेचर किया, उसके बाद फिर, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अच्छा, यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, द रेशो अमंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हम ऑलरेडी जो है इनके रिलेशन देख चुके हैं। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लास्ट वन। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, 2RT/m होल अंडर रूट, और जबकि जो एवरेज वेलोसिटी है वो होती है 8RT/πm होल अंडर रूट, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो होती है 3RT/m होल अंडर रूट।
तो क्योंकि आर टी एम अंडर रूट जो है ये कॉमन है, तो इस वजह से हमारे पास जो रेशो बचेगी वो 4th वन है। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस जो है ये तमाम लॉज को ओबे करेगी, बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ, ये सभी। ठीक है, जबकि रियल गैस जो है डू नॉट ओबेस गैस लॉज। ठीक है, आइडियल गैस जो है वो काइनेटिक जो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज है उसके तमाम पोस्टुलेट को ओबे करती है, जबकि रियल गैस जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट को ओबे नहीं करती। आइडियल गैस के मुताबिक, ठीक है, आइडियल गैस वो होगी जिसमें नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी अमंग गैस मॉलिक्यूल्स, और ये पोस्टुलेट हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में भी पढ़ा था। ठीक है, जबकि रियल गैसेस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मौजूद होती है गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, तो इस वजह से हम जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। आइडियल गैस जो है ये वो है कि जिसमें एक्चुअल वॉल्यूम जो है, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम वो नेग्लिजिबल होता है उस वॉल्यूम की निस्बत जो गैस ने ऑक्यूपाई किया होता है। ठीक है, लेकिन रियल गैस में क्या है कि एक्चुअल वॉल्यूम रियल गैस का उसे हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। ठीक है, आइडियल गैस जो है, आइडियल गैस जो है ये हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर कंडीशंस में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जबकि रियल गैसेस जो हैं एग्जिस्ट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, उसके बाद अगर देखिएगा कि आइडियल गैस जो है ये इस आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को फॉलो करती है, जबकि रियल गैस जो है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू रियल गैसेज एज करेक्शन फैक्टर ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिक्वायर्ड। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी जो है ये रियल गैसेज पे अप्लाई नहीं होती। इसमें वॉन्डर वाल ने क्या किया था, करेक्शन की थी, तो वॉन्डर वाल इक्वेशन जो है वो रियल गैसेज के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक है डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर, यानी गैसेज जो हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट क्यों करती हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे गैसेस जो हैं वो नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है कि जब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट पढ़े हैं कि देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स एंड द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम विच दे ऑक्यूपाई। ठीक है, अब क्या है कि जब प्रेशर हाई हो तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, क्लोज आ जाएंगे, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह लो का टेम्परेचर होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती हैं और उनका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, गैस कंप्रेस हो जाती है, तो वॉल्यूम जो है नेग्लिजिबल नहीं रहता। इस वजह से गैसेज जो हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे नॉन आइडियल बिहेवियर शो करती हैं। ठीक है, अब जो डेविएशन है इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इसके थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, द डेविएशन कैन बी डिस्प्लेड बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको Z से डिनोट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम टू द आइडियल मोलर वॉल्यूम। ये रेशियो होगी किसके दरमियान, ऑब्जर्व्ड मोलर वॉल्यूम, ठीक है, टू द आइडियल मोलर वॉल्यूम। तो ये क्या कहलाता है, ये रेशो कहलाती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब यहाँ ज़रा देखिएगा कि जो आइडियल मोलर वॉल्यूम है ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा आर टी ओवर पी। ये आइडियल गैस इक्वेशन से लिया हुआ है हमने रिलेशन, और पी ऊपर जाएगा तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाई प्रेशर डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, अब यहाँ ज़रा देखिएगा अगर Z की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 हो तो इट मीन्स वो आइडियल गैस है। ठीक है, अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। ठीक है, और ये आमतौर पे हाई प्रेशर पे होता है। और अगर जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से लेस है तो इसका मतलब है नेगेटिव डेविएशन है और ये लो प्रेशर पे होता है। ठीक है, अब जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए तमाम प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी, तो इसका मतलब है ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगी। ठीक है,
तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है ये गैसेस के आइडियल या नॉन आइडियल बिहेवियर का बताता है। इसी तरह आपको याद होगा हमने एक ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पीवी ऑन वाई एक्सिस। तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है। अब क्या किया जाए कि डिफरेंट गैसेस के लिए हम क्या करें, अगर ये प्लॉट ड्रा करें, अगर तो स्ट्रेट लाइन आती है तो इसका मतलब है z किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और अगर जो है ये स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो इसका मतलब है गैस जो है वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है, ठीक है। तो इस तरह हम गैसेस के जो आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर को इस ग्राफ के थ्रू, इस प्लॉट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि रियल गैसेस, ठीक है, या नॉन आइडियल गैसेस जो हैं ये PV इज इक्वल टू nRT को फॉलो नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा क्या काजेज़ हैं ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, और वॉन डेर वाल ने फिर क्या किया, इस इक्वेशन में मॉडिफिकेशन की है, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अब यहाँ ज़रा देखिएगा वॉल्यूम करेक्शन में, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वेसल है और इसमें गैस जो है वो मौजूद है। तो गैस ने क्या करना है, सारे का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर गैस जो है, ठीक है, उसको हमने क्या किया हुआ है, कंप्रेस स्टेट में है, कंप्रेस स्टेट में होगा तो अब जो है इसका वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं रहा जितना उसने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसके मुकाबले में। अब गैस मॉलिक्यूल का अपना जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है उसको हम Vm से डिनोट करते हैं, ठीक है। Vm इज़ द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और हर जो गैस मॉलिक्यूल, ऐसा तो नहीं ना गैस मॉलिक्यूल साथ साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हाईली कंप्रेस स्टेट में क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम की निस्बत 4 गुना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, 4 गुना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये 4 टाइम्स होगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं B। अब B क्या है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में गैस मॉलिक्यूल्स ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है, वो B है। इसे हम कहते हैं इफ़ेक्टिव वॉल्यूम या फिर क्या कहेंगे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। और ये गैस मॉलिक्यूल के अपने वॉल्यूम की निस्बत 4 गुना होता है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा कि इसके अलावा बाकी जितना भी वॉल्यूम होगा वो गैस मॉलिक्यूल के पास फ्री अवेलेबल होगा कि वो क्या कर सकें, रैंडमली मूव कर सकें, ठीक है। तो पहले जो हम PV इज इक्वल टू nRT में वॉल्यूम लेते थे, आइडियल वॉल्यूम, अब क्या होगा, अब V वेसल में से, ठीक है, V वेसल में से हम माइनस कर देंगे B को, ठीक हो गया। अब अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, तो क्या होगा, NB लगा देंगे। तो हमारे पास अब जो नया वॉल्यूम आया है वो क्या आया है, वो आया V माइनस NB। तो अब जो है हम इक्वेशन में ये वाला वॉल्यूम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ज़रा B के यूनिट्स देख लें। B हमने क्या बोला था, इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, एट हाईली कंप्रेस्ड स्टेट। तो B बेसिकली क्या है, वॉल्यूम ही है। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल, या हम लिखते हैं लीटर पर मोल। तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब याद रखिएगा कि B जितना कम होगा, B जितना कम होगा, आइडियल वॉल्यूम जो है वो उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी उतनी ज़्यादा फ्री स्पेस मिलेगी मॉलिक्यूल्स को रैंडमली। अब नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर करेक्शन, प्रेशर करेक्शन। अब देखिएगा कि आइडियल गैस में तो हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन रियल गैसेस में होती हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वेसल है, और अगर तो कोई मॉलिक्यूल जो है वो इंटीरियर ऑफ द वेसल है तो हर तरफ से उसे इक्वल अट्रैक्शन होगी, ठीक है। क्या होगी, इक्वल अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल ये A टाइप है मॉलिक्यूल, तो इसको B टाइप मॉलिक्यूल्स की इक्वल अट्रैक्शन होगी हर तरफ से। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो वेसल की वॉल के साथ, ठीक है, अब जो है इसको क्या होगी, इक्वल अट्रैक्शन नहीं होगी हर तरफ से, ठीक है।
अब प्रेशर बेसिकली क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो वेसल की वॉल के साथ जाके टकरा रहा है, उससे क्या हो रहा है, उससे प्रेशर डेवलप हो रहा है। अब क्योंकि बी टाइप मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इस ए टाइप मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उतनी फोर्स के साथ ये वेसल के साथ नहीं टकराएगा जितनी फोर्स के साथ ये तब टकराता जब इसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का सामना ना होता, ठीक है, या बी मॉलिक्यूल इसे अट्रैक्ट ना कर रहे होते, ठीक है। तो इसका मतलब है अब इसके प्रेशर में पहले की निस्बत कमी आई है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ज़रा इक्वेशन देखिएगा कि P इज़ द प्रेशर, ठीक है, जो कि ऑब्जर्व्ड प्रेशर है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर, और ये किसके इक्वल होगा, पी आइडियल के, यानी उस ए मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल में प्रेशर होना था अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ना होती, ठीक है। लेकिन उसमें अब क्या है, उसमें कुछ कमी आ गई है, उसको हम कहते हैं पी डैश, और ये किस वजह से आई है, ये आई है ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू अट्रैक्शन। अब ये जो पी डैश है ये किसके इक्वल आएगा, पी डैश डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी ए इंटू सी बी। ये हमने क्या लिखा है, कंसनट्रेशन ए और बी की लिखी है। अब ज़रा देखिएगा कंसनट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, ठीक है, मोल पर वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास एन ए ओवर वी आएगा और यहाँ पे एन बी ओवर वी आ जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू पी डैश। अब यहाँ पे ज़रा देखिए, क्योंकि ए और बी टाइप मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, तो इसलिए हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं पी डैश प्रोपोर्शनल टू एन स्केयर ओवर वी स्केयर। अब ये जो प्रोपोर्शनल ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आएगा पी डैश, ठीक है, प्रोपोर्शनल जो है ये ख़त्म करके हमारे पास कांस्टेंट आएगा वो ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, ठीक है। अब एक्चुअल क्या हुआ कि कमी आ गई है आइडियल प्रेशर में, कितनी कमी आई है, इतनी कमी आ गई। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में आइडियल प्रेशर है, तो आइडियल प्रेशर की जब वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगी, पी आइडियल इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड माइनस प्लस ए एन स्केयर वी स्केयर, ठीक है। अब यही जो हमने वॉल्यूम करेक्शन की है और प्रेशर करेक्शन की है, इसको हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर और वॉल्यूम करेक्शन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पी प्लस ए एन स्केयर वी स्केयर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये जो इक्वेशन है ये अप्लाई होती है रियल गैसेस पे, और ये इक्वेशन कहलाती है वॉन डर वाल्स इक्वेशन, वॉन डर वाल इक्वेशन। अब ये करेक्शन की बेस क्या बनी है, बेस ये बनी है कि एक तो गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जिसकी वजह से प्रेशर में कुछ कमी आ जाती है। दूसरा जो है वॉल्यूम, हाईली कंप्रेस्ड स्टेट में गैस मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल नहीं रहता। अब यहाँ पे हम ए के यूनिट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ए जो है इसे कहा जाता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जबकि हमने जो बी पढ़ा था वो क्या था, इफेक्टिव वॉल्यूम, ये कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम अगर बात करें ए के यूनिट्स की, तो हमारे पास रिलेशन क्या आया था, वो आया था P इज इक्वल टू ए एन स्केयर ओवर वी स्केयर, पी डैश जो हमने पढ़ा था। अब यहाँ से हम A निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास ये रिलेशन बनता है P इंटू वी स्केयर ओवर एन स्केयर। अब P का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ATM, तो यहाँ हम लिख लेते हैं ATM, ठीक है। इसी तरह वी स्केयर जो है वॉल्यूम हम लेते हैं डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है, और बटे में क्या आएगा, हमारे पास आएगा मोल स्केयर, ठीक है। तो इसको हमारे पास जो इसका यूनिट बनता है ATM डेसीमीटर क्यूब। अब डेसीमीटर क्यूब का स्केयर लेना है हमने, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेसीमीटर 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोल स्केयर। तो ये जो है ये ए का यूनिट है, इसको हम ATM लीटर स्केयर पर मोल स्केयर भी लिख सकते हैं। तो ये ज़रा देखें यहाँ पे यूनिट, यहाँ पे एक पॉइंट देखिएगा कि
जो वॉन्डर वाल कांस्टेंट है ए और बी, तो जितनी ज़्यादा ए और बी की वैल्यू होगी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ईजियर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस को आसानी से लिक्विफाई किया जा सकेगा। और ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी, ग्रेटर द मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा अगर बी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। A gas at 350 Kelvin and 15 bar has molar volume 20% smaller than for an ideal gas under the same condition. The correct option about the gas and its compressibility factor is। अब देखिए कि compressibility factor जो है वो हमने पढ़ा था, क्या होता है, observed volume डिवाइडेड बाय आइडियल वॉल्यूम जो है। अब यहाँ पे जो उन्होंने कहा है कि 20% जो है स्मॉलर है आइडियल गैस की निस्बत, तो इसका मतलब है हमारे पास z की वैल्यू जो आएगी वो लेस देन 1 आएगी, ठीक है, क्योंकि नोमिनेटर वाला स्मॉल है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है, तो हमारे पास जो है z आएगा लेस देन 1। और यहाँ पे क्या होगा, लेस कब आता है, जब हमारे पास क्या हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करें, तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे समरी देखिएगा, ठीक है, व्हाट मेक्स गैसेस रियल, ठीक है, और या फिर आइडियल गैस से डेविएशन की क्या वजूहत हैं। तो रीज़न्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये ज़रा देखिएगा, जो कि वॉल्यूम करेक्शन हुई। आइडियल गैस में वॉल्यूम जो है इज़ इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। However, in real gases, molecules occupy considerable volume, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आइडियल वॉल्यूम है, ठीक है, उसकी निस्बत वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। वो हम पढ़ चुके हैं कि हाईली कंप्रेस स्टेट में मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं, और हाईली कंप्रेस स्टेट में भी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो जो फ्री वॉल्यूम होता है वो आइडियल वॉल्यूम की निस्बत कम हो जाता है। दूसरी तरफ हमने प्रेशर करेक्शन को पढ़ा। प्रेशर इज़ मोर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर बाय एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि रियल गैसेस में मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर है, ये फोर्स है, वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस होती है, इस वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। उसके बाद नीचे ज़रा देखिएगा, इज़ जेड आ रियल डिटेक्टर, ठीक है। हम यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो इट मीन्स आइडियल गैस है। अगर इसकी वैल्यू जो है 1 से लेस या 1 से ग्रेटर हो, तो इसका मतलब है ये आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर रही है, ठीक है। ज़रा देखिएगा, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैसेज हैं वो आइडियल गैस की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर आइडियल बिहेवियर को फेवर करते हैं, जबकि हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर नॉन आइडियल बिहेवियर को फेवर करते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं, इनकी ये क्योंकि लाइटर गैसेस हैं, इनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, ठीक है। और जो हमने वॉन्डर वाल कांस्टेंट की बात की थी, ए एंड बी, ए क्या है, इसे मैयर ऑफ एवरेज अट्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, जबकि बी क्या है, हाईली कंप्रेस स्टेट में गैस मॉलिक्यूल्स जो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, और वो अपने वॉल्यूम की निस्बत 4 गुना ज़्यादा वॉल्यूम। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है, हमारे पास हेडिंग है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हम बॉयज़ लॉ में हमने एक ग्राफ पढ़ा था कि अगर हमारे पास प्रेशर और पीवी के दरमियान हम ग्राफ ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन आती है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। और यहाँ पे ज़रा ग्राफ देखिएगा, आइडियल गैस में तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के केस में जो है ये स्ट्रेट लाइन जो है ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में। और इस केस में z जो है वो 1 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब बाकी देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये जो है पहले स्टार्टिंग पे प्रेशर की इंक्रीज़ होने से प्रेशर वॉल्यूम जो है प्रोडक्ट वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। पीवी फर्स्ट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड रीच अ मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीज कॉन्टीन्यूसली विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर। तो इनका जो है ये एबनॉर्मल बिहेवियर आता है यहाँ पे, ये आइडियल बिहेवियर से क्या कर रही हैं, डेविएट कर रही हैं।
अब यहाँ पे ज़रा देखिए कि सबसे ज़्यादा डेविएशन किसकी है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, ठीक है, और सबसे कम डेविएशन किसकी है, हीलियम की है। तो याद रखिएगा जितनी नॉन पोलर गैस होगी उतना वो कम डेविएट करेगी, और जितनी पोलर गैस होगी उतना वो ज़्यादा डेविएट करेगी। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि पोलर जो गैसेस होती हैं उनमें ऑलरेडी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा डेविएशन करेंगी। हाई प्रेशर पे क्या होता है कि जो ऑब्जर्व वॉल्यूम है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कैलकुलेट वॉल्यूम। मीन्स वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज़ मोर देन आइडियल गैस, ठीक है। इसको ज़रा देखिएगा, हमने पढ़ा था बॉयज़ लॉ में कि अगर हम प्रेशर को क्या करें, कम करें, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और इसी तरह प्रेशर को इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। लेकिन रियल गैसेस में क्या होता है, ठीक है, आइडियल गैस में जितना प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं उतना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, तो पीवी जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह प्रेशर जितना इंक्रीज़ करते हैं उतना वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, तो पीवी कांस्टेंट रहता है। लेकिन रियल गैसेस में आप प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम सम टाइम क्या होता है, ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, सम टाइम कम डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है पीवी कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाएगी गैस। तो जितना ज़्यादा प्रेशर करते जाएंगे उतनी ज़्यादा डेविएशन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अ गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल गैस लॉ एट, यानी आइडियल गैस को ओबे कब करेगी, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर कहाँ है, ये फोर्थ वन जो है करेक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। द फिनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड इज नाउन एज लिक्विफिकेशन, यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसे कहा जाता है लिक्विफिकेशन। और इसमें दो पैरामीटर्स हैं जो कंट्रोलिंग है, एक प्रेशर और दूसरा टेम्परेचर। अब गैस को किस तरह आप लिक्विफाई कर सकते हैं, नंबर वन है बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। एन इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीजेज अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे, उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी और गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सेकंड जो है वो है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जब डिक्रीज़ किया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और द टेम्परेचर ऑफ गैस मस्ट बी लोअर। गैस का टेम्परेचर जो है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से लोअर होना चाहिए, ठीक है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से या के बराबर या उससे अबव है तो फिर आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है ये है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे अबव टेम्परेचर पे आप किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। किसी भी गैस को जो है वो आप लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो द टेम्परेचर अबव विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट ओनली इन गैसियस स्टेट, कि वो टेम्परेचर जिससे अबव सब्सटेंस सिर्फ गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और उस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पे आप अगर कोई गैस है तो उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। इस टेम्परेचर को कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ज़रा यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर फॉर अ गिवन गैस बिलो विच अ कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन प्रेशर विल ब्रिंग लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड अबव विच नो लिक्विफिकेशन टेक्स प्लेस। यानी इससे लो टेम्परेचर पे तो आप प्रेशर को इंक्रीज़ करके क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, लेकिन इससे अबव टेम्परेचर पे लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, हम बात करते हैं वाटर की। हम कहते हैं कि 100 डिग्री जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। लेकिन हम प्रेशर बढ़ा के वाटर को 374.15 डिग्री तक हम वाटर को लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट में रखने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर।
ठीक है। और क्रिटिकल टेम्परेचर पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है। इसका मतलब है कि हम हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी सब्सटेंस को या वाटर को लिक्विड स्टेट में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। ठीक है। अब ये वो टेम्परेचर है जो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर है। इससे अगर 0.01 भी बढ़ गया तो वाटर जो है चाहे जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें, वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा। ठीक है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जिससे बिलो टेम्परेचर पे तो गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, लेकिन इससे अबव टेम्परेचर पे गैसेस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ज़रा डेफिनेशन देखिए क्रिटिकल प्रेशर की। इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन 1 मोल ऑफ गैस प्लेस्ड एट क्रिटिकल टेम्परेचर टू जस्ट लिक्विफाई द गैस। यानी 1 मोल गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम प्रेशर, वो क्रिटिकल प्रेशर कहलाता है। ठीक है। और इसी तरह क्रिटिकल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस प्लेस्ड एट क्रिटिकल कंडीशंस। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्रिटिकल वॉल्यूम। अब यहाँ पे ज़रा देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है क्रिटिकल कांस्टेंट्स, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। और ये जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए। क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर का पता होना बहुत। यहाँ पे क्रिटिकल कांस्टेंट्स जो हैं इनके हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर की क्या है 8a/27 RB। ठीक है। ए और बी क्या हैं, दे आर वॉन डेर वाल कांस्टेंट्स। क्रिटिकल प्रेशर किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू A/27B²। और क्रिटिकल वॉल्यूम जो है ये इक्वल होता है 3B के। अगर किसी गैस का टेम्परेचर जो है इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से बहुत लो है तो जस्ट क्या किया जाता है, हाई प्रेशर इनफ होगा उस गैस को लिक्विफाई करने के लिए। ठीक है। यानी हमें टेम्परेचर मज़ीद कम नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ ज़रा देखिएगा जो क्रिटिकल पॉइंट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे सब्सटेंस की जो स्टेट होती है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लिक्विड स्टेट, इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हम स्टार्टिंग पे डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विड स्टेट जो है इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती है। गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड की डेंसिटीज़ हायर होती हैं लेकिन सॉलिड की निस्बत कम होती हैं। ठीक है। गैसेस के मुकाबले में इनकी कंप्रेसिबिलिटी कम होती है लेकिन सॉलिड के मुकाबले में कंपैरेटिवली ग्रेटर होती है। ठीक है। बेसिकली जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कुछ बहुत ही बहुत स्मॉल स्पेसेस होती हैं, इस वजह से इनको कुछ हद तक कंप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद डिफ्यूजन रेट जो है ये स्लोअर है गैसेस की निस्बत। ठीक है। और सॉलिड जो है सॉलिड की निस्बत ज़्यादा है डिफ्यूजन। ठीक है। सॉलिड तो डिफ्यूज़ नहीं करते, गैसेस करती हैं, तो गैसेस के मुकाबले में इनकी डिफ्यूजन जो है वो कम होती है। उसके बाद जो डिस्टेंस है ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज़ इन द रेंज। ठीक है। इसमें जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान डिस्टेंस जो 10⁻⁷ टू 10⁻⁹ मीटर होता है। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्योंकि डिफ्यूज़ कर सकते हैं, स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, इस तरह जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी हैं वो भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। लिक्विड रिजेंबल अ गैस नियर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड जो है वो गैस से रिजेंबल करती है एंड अ सॉलिड नियर द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। यानी मेल्टिंग पॉइंट पर क्या होता है, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं, और क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, गैस और लिक्विड ये एक दूसरे के कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में होते हैं। लिक्विड की एक करेक्टरिस्टिक्स है जो कि है वेपर प्रेशर। ठीक है। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर exerted by vapors over liquid surface when vapors are in equilibrium with liquid. वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये ज़रा देखिएगा कि अगर हमारे पास वेसल जो है इसमें लिक्विड हो, ठीक है, तो लिक्विड की सरफेस से क्या होगा, वेपर्स इवेपोरेट होंगे, एस्केप करेंगे।
ठीक है, और एयर में मिक्स हो जाएंगे। अगर ये वेसल क्या हो, क्लोज हो, तो ये वेपर्स जो हैं ये सरफेस पे आके जमा होने लगेंगे। ठीक है, सरफेस पे आके क्या होने लगेंगे, जमा होने लगेंगे। अब स्टार्टिंग पे क्या होगा, स्टार्टिंग से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। फिर क्या होगा कि ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं ये दोबारा लिक्विड में आके कंडेंस होने लगेंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वेपर्स बनेंगे रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। एक ख़ास पॉइंट पर जहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस पॉइंट पर क्या होगा, ये वेपर जो है ये सरफेस की लिक्विड पर एक प्रेशर लगाएंगे जिसे क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर बेसिकली क्या है कि लिक्विड की सरफेस पर लिक्विड के ही वेपर्स का पड़ने वाला दबाव जो है उसे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लिक्विड की नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, लेकिन सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो उस हिसाब से वेपरेशन भी होगी और कंडेंसेशन भी होगी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि वेपर प्रेशर पे इफेक्ट करते हैं। अब वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का यहाँ पे एक रिलेशन है। ठीक है, वो क्या है कि log P इज इक्वल टू -A/T+1। ए जो है ये कांस्टेंट है, P वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, T टेम्परेचर, और जो प्लॉट है बिटवीन log P एंड 1/T, तो इन दोनों के दरम्यान अगर हम प्लॉट ड्रा करें तो हमारे पास क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, और वाटर का जो वेपर प्रेशर है 373 केल्विन पे वो कितना है, वो है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। हम जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, तो हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। और नॉर्मली एक्सटर्नल प्रेशर जो लेते हैं वो हम कौन सा लेते हैं, वो हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब ज़रा देखिएगा कि एक्सटर्नल प्रेशर जो क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 760 mmHg के इक्वल है, ये 760 टॉर। ठीक हो गया, और 760 mm को हम सेंटीमीटर में करें तो कितना बनता है, 76 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब किस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। ठीक है, इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, वो होगा 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mmHg। ठीक हो गया, तो जिस टेम्परेचर पे भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, इस ग्राफ में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमारे पास डाइथाइल ईथर, कार्बन, टेट्राक्लोराइड, डाइथाइल अल्कोहल और वाटर है। ठीक है, जो नॉन पोलर गैसेज होंगी, नॉन पोलर लिक्विड, ठीक है, उनका वेपर प्रेशर हाई होता है। पोलर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। वेपर प्रेशर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इन्वर्स रिलेशन है, जितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा। इस वजह से जो पोलर लिक्विड्स हैं उनका वेपर प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर लिक्विड्स। ठीक है, अब आप ज़रा देखेंगे डाइथाइल ईथर का जो वेपर प्रेशर है वो 0 डिग्री पे कितना है, 200 है। ठीक है, और ये किस टेम्परेचर पे जाके बॉयल हो, तकरीबन जो है ये 298 केल्विन के राउंड अबाउट बॉयल हो रहा है। इसका मतलब है 25-26 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। यही हम वाटर को देखें तो वाटर का जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। किस टेम्परेचर पे जाके 373 केल्विन पे जाके इसका वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखें कि बॉइलिंग जो है ये स्पेशल केस है इवेपोरेशन का। इट इज़ अ रैपिड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स बाय मीन्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ड्यूरिंग बॉइलिंग इवेपोरेशन इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द सरफेस ओनली बट टेक प्लेस थ्रू आउट द बल्क ऑफ द लिक्विड। अभी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर कॉन्टीन्यूसली एक स्ट्रीम ऑफ बबल क्यों प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
तो उसमें ये है कि बॉइलिंग पॉइंट पर ना सिर्फ सरफेस के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे होते हैं बल्कि इंटीरियर ऑफ द लिक्विड भी वेपर्स बन रहे होते हैं। ठीक है, वो वेपर्स जब लिक्विड से ऊपर की तरफ आएंगे तो वो बबल की फॉर्म में आके सरफेस पे क्या करेंगे, बर्स्ट करेंगे। ठीक है, इस वजह से कि कॉन्टीन्यूस स्ट्रीम ऑफ बबल्स प्रोड्यूस होती है एट बॉइलिंग पॉइंट। अब ज़रा यहाँ पे देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो मिनिस्कस होता है बिटवीन लिक्विड एंड वेपर डिसअपेयर्स। क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है कि वेपर और लिक्विड उनकी डेंसिटीज आलमोस्ट इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, और सरफेस टेंशन जो है वो ज़ीरो हो जाती है, इस वजह से मिनिस्कस जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है वेपर प्रेशर और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान रिलेशन। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा। ठीक है, इस वजह से कि इन्वर्स रिलेशन है, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वेपर प्रेशर उतना कम होता है। ठीक है, सेकेंडली हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हीट ऑफ वेपराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा होगी वाटर की। ठीक है, उसके बाद HF, उसके बाद NH3। ठीक है, तो ये ऑर्डर जो है ये भी रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक रूल है। ठीक है, उसका नाम है ट्रॉटन्स लॉ। अब ये क्या कहता है कि बहुत से लिक्विड की जो इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन और उनके बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान रेशो जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू सिमिलर आती है। ये तमाम लिक्विड्स के लिए नहीं है लेकिन मोस्टली लिक्विड्स के लिए है। ठीक है, कि वो क्या होगी, रेशो बिटवीन हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 21 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, या फिर क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 85 जाउल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये रूल क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रॉटन्स लॉ या ट्रॉटन्स रूल कहते हैं इसे। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि क्लॉजेस क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो इसे याद रख लें कि ये इक्वेशन क्या करती है, ये एक्सप्लेन करती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ठीक है, और सेकेंडली आल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, दिस इक्वेशन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड आल्सो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या है, log P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा H वेपराइजेशन यानी इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय 2.303 R इंटू T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। ठीक है, यानी अगर हमारे पास दो डिफरेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे हमने वेपर प्रेशर फाइंड किया है तो उसके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो इस इक्वेशन से आएगा। यहाँ पे ज़रा देखिए कि मोलर इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन किसे कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इंथाल्पी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल। मोलर का वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब है 1 मोल। 1 मोल ऑफ लिक्विड टू गैस एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड के 1 मोल को आप गैस में कन्वर्ट करेंगे तो इसे कहा जाएगा मोलर इंथाल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ज़रा देखिएगा बॉइलिंग प्रोसेस और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन कूलिंग अकर्स एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस सिंस मॉलिक्यूल्स विद हायर काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस टू फॉर्म वेपर्स। अब इवेपोरेशन जो है ये कूलिंग प्रोसेस है, इसमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप हो जाते हैं, पीछे लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। ठीक है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। जबकि बॉइलिंग अकर एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, इवेपोरेशन जो है ये हर टेम्परेचर पे होती है, जबकि बॉइलिंग जो है ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है। सही है। उसके बाद अगर देखिएगा कि बॉइलिंग अकर बिलो द सरफेस, बॉइलिंग में जो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं वो सरफेस से बिलो इंटीरियर ऑफ द लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जबकि इवेपोरेशन जो है एक सरफेस फिनोमेना है, जस्ट सरफेस पे होती है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, द बीन्स आर कुक्ड अर्लियर इन प्रेशर कुकर बिकॉज। अब प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी बन जाता है, उसकी रीज़न ये है कि प्रेशर कुकर जो है ये क्लोज कंटेनर है, उसमें लिक्विड के जो वेपर्स बनते हैं वो उस लिक्विड की सरफेस पे ही जमा होते रहते हैं
और क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर ही एक्सटर्नल प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, और एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ज़्यादा हीट ट्रैप रहेगी लिक्विड में, ठीक है, जिसकी वजह से खाना खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है और जो बीन्स हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं। नेक्स्ट ज़रा देखिए, हमारे पास है सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन क्या है, इट इज़ अ फोर्स एट राइट एंगल्स टू द सरफेस ऑफ अ लिक्विड अलोंग 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर लेंथ ऑफ द सरफेस। यानी सरफेस के 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पर राइट एंगल पड़ने वाली जो फोर्स है वो क्या कहलाती है, वो सरफेस टेंशन कहलाती है, ठीक है। और सरफेस टेंशन बेसिकली लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो मिनिमम जो है एरिया ऑक्यूपाई करती है, और ये टेंडेंसी जो है ये डेवलप होती है थ्रू कोहेजन फोर्सेस। अब सरफेस टेंशन का जो यूनिट है ये होता है न्यूटन पर मीटर या फिर डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है। इसके डिफरेंट यूनिट यूज़ होते हैं। डाइन जो है ये भी फोर्स का यूनिट है। अब सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस एरिया है लिक्विड का वो मिनिमम रहता है। सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज टू मिनिमम, किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉलिंग ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, जब भी कोई ड्रॉप फॉल करता है तो हम देखते हैं कि उसकी स्फेरिकल शेप होती है। वो स्फेरिकल शेप भी क्या किस वजह से होती है, वो भी सरफेस टेंशन की वजह से होती है, ताकि वो क्या करे, कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। Surface is the minimum surface area for a given volume. So due to surface tension, a liquid rises in the capillary tube, water moves upward in soil, and some insects are able to walk on the surface of water. सरफेस टेंशन जो है ये टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ होगा तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज़ होगी। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन क्या होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ऑन सरफेस टेंशन, इसलिए इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। ये ज़रा देखिएगा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू के इंटू टी सी माइनस टी इंटू डी ओवर एम, और इसकी पावर है 2/3। किसी भी लिक्विड का अगर सरफेस टेंशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे कहते हैं स्टेलेग्मोमीटर। इसको यूज़ किया जाता है सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए, and it is based on the principle that surface tension is directly proportional to the amount or weight of the spherical drop falling from the vertically capped capillary tube. अब सरफेस टेंशन जो होती है ये वेट ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। यहाँ पे ज़रा देखिएगा कि सरफेस टेंशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास ये है रिलेशन, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम सरफेस टेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और हमारे पास टर्म है, दैट इज सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज वर्क डन इन अर्जेस रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट्स यूनिट्स आर अर्जेस पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर जाउल पर मीटर स्क्वायर। सरफेस एनर्जी बेसिकली क्या है, वर्क डन इन अर्जेस, जो कि रिक्वायर्ड है सरफेस एरिया को 1 स्क्वायर सेंटीमीटर तक इंक्रीज करने के लिए, जितना वर्क रिक्वायर्ड है उससे हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। इसका एक और यूनिट भी बनता है, वो क्या है, वो है डाइन्स पर सेंटीमीटर। तो ये यूनिट याद कर लेना आपने सरफेस एनर्जी के। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट द फ्लो इज नाउन एज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी सिंपली हम कहते हैं रेजिस्टेंस टू फ्लो, ठीक है। फ्लो करने में जो रेजिस्टेंस आती है उसे विस्कोसिटी कहा जाता है। और विस्कोसिटी जो है, और लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज़ कर लेना है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होगी, टेम्परेचर के बढ़ने से डिक्रीज़ होगी। अब इसकी तरह सिंपल एग्जांपल ले लें कि हमारे पास पानी है और शहद है। शहद जो है वो गाढ़ा है, वो आसानी से जो है वो फ़्लो नहीं करता, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है।
अगर हम उस शहद को गर्म कर लें तो क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। उसकी विस्कोसिटी कोफिशिएंट किसे कहते हैं कि दो पैरेलल जो लेयर्स हैं, ठीक है, उनका एरिया कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की दो पैरेलल लेयर्स जो हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी डिफरेंस को मेंटेन करे। ठीक है, यानी दो पैरेलल लेयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि क्या करे, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी डिफरेंस को मेंटेन करे, उसे कहा जाता है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। अब विस्कोसिटी कोफिशिएंट को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, और इसे 1 पॉइस भी कहा जाता है। इस यूनिट को क्या कहेंगे, 1 पॉइस। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी। तो इसके लिए हमारे पास है आर्हेनियस इक्वेशन। इसके लिए हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है, जरा देखिएगा, ईटा इज इक्वल टू ए ई पावर ई ए ओवर आर टी। अब ये रिलेशन शो क्या करता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो विस्कोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन के लिए था स्टाइलैक्मोमीटर और विस्कोसिटी के लिए है ऑस्टवाल्ड विस्कोमीटर। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं और उनका वॉल्यूम भी सेम है, सेम हाइट से फ़्लो कर रहे हैं और सेम कैपिलरी है, तो उनके दरम्यान जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, वो ईटा एक्स ओवर ईटा वाई इज इक्वल टू डी एक्स टी एक्स ओवर डी वाई टी वाई। यहाँ पे डी जो है ये डेंसिटी है लिक्विड्स की, टी जो है ये टाइम ऑफ फ्लो है। ठीक है, तो नेक्स्ट ज़रा देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, और इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, विस्कोसिटी कोफिशिएंट को ईटा से, जबकि हमारे पास जो फ्लूइडिटी है इसको फाई से शो रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये रेसिप्रोकल है विस्कोसिटी कोफिशिएंट का। लास्ट पे इस चैप्टर की समरी देखिए, हमने पहले बॉयल लॉ पढ़ा। ठीक है, P1 V1 ओवर P इज इक्वल टू P2 V2। चार्ल्स लॉ है V2 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 ओवर T1, या फिर इसे लिखा जाता है V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। उसके बाद हमने पढ़ा गैस फ़िज़ाक लॉ। ठीक है, ये कहता है कि प्रेशर जो है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एवोगैड्रोस लॉ, जो वॉल्यूम होगा ये नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफिजन क्या कहता है कि नॉन रिएक्टिंग गैसेस के लिए जो रेट ऑफ डिफिजन है वो उनकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में क्या था कि हमारे पास अगर मिक्सर है नॉन रिएक्टिंग गैसेस का, तो उनका टोटल प्रेशर है वो इक्वल होगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। उसके बाद काइनेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c बार स्क्वायर या यू स्क्वायर। ठीक है, सी बार स्क्वायर या यू स्क्वायर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। उसके बाद हमने जो है काइनेटिक एनर्जी की बात की। अगर हम मोल्स के लिए फाइंड करेंगे तो 3/2 nRT है। अगर एक मॉलिक्यूल के लिए फाइंड करेंगे तो उसके लिए फार्मूला 3/2 kT, और k जो है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। हमने डिफरेंट वेलोसिटीज़ पढ़ी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, इनके डिफरेंट रिलेशंस हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, ठीक है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम टू द आइडियल वॉल्यूम। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा कि अगर ये 1 के इक्वल हो तो आइडियल गैस होगी, अगर z जो है 1 से ग्रेटर हो तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर 1 से लेस हो तो नेगेटिव डेविएशन। उसके बाद वाटर वाल इक्वेशन हमने डिस्कस की है। ठीक है, P प्लस AN² वी स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन जो है ये रियल गैसेस पे अप्लाई होती है, जबकि PV इज इक्वल टू NRT जो है ये आइडियल गैसेस के लिए है। तो ये हमारा 5th चैप्टर था। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें गैसेस और लिक्विड को हमने डिस्कस किया है। सॉलिड जो है सॉलिड स्टेट, उसका अलग से चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो साथ साथ MCQs की भी प्रैक्टिस करें और अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, की पॉइंट्स नोट करें ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे।